जी वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर शो। हमारे साथ एज ऑलवेज जहांगीर भाई। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई। वालेकुम सलाम। और हमारे अदर पार्टनर सैल भाई जो हैं आज वो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके आई थिंक, क्योंकि आज क्रिसमस डे भी है तो वो शायद बिजी हैं अपनी फैमिली के साथ। तो अनदर सीरीज गाइस, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। आई थिंक ग्रेट 12 months फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, टेस्ट cricket especially. Australia, England, and now New Zealand. So once again, the first test match will be starting in like 3 hours. And पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, लास्ट टाइम वो न्यूजीलैंड लास्ट ईयर आए थे तो वो मेरा ख्याल है लाहौर की सड़कें वगैरह देख के ही चले गए। तो उनको कोई इतना खाना पसंद नहीं आया बकौल हमारे पुराने क्रिकेटर्स के। कराची की फूड ज़्यादा अच्छी है तो उन्होंने शायद इसलिए ज़्यादा देर स्टे करना मुनासिब नहीं समझा। बाकी हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे सीरीज का आफ्टर इंग्लैंड सीरीज, लेकिन जितना टर्मोइल चल रहा है पीसीबी के अंदर, स्पेशली विद रिमूवल ऑफ और पीसीबी डियर पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा और नजम सेठी ने टेक ओवर कर लिया है, और साथ ही मैच शुरू होने से 48 आवर्स पहले हमारी एक न्यू सिलेक्शन कमेटी, जो इंटरम सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है बेस्ड ऑन सुपरस्टार्स शाहिद अफरीदी, अब्दुल रजाक और रऊफ खान अंजुम बेस, तो उन्होंने 3 प्लेयर्स और ऐड कर दिए हैं। तो जहांगीर भाई को वेलकम करते हैं अगेन शो के अंदर। जहांगीर भाई, 19 मैन स्क्वाड फॉर द होम सीरीज, आप बताएं कि क्या चल क्या रहा है यार। अ, वो क्या कहते हैं कि टाइम थोड़ा है और मुकाबला सख्त है। तो कुछ ऐसा ही नया क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, जल्दी में है थोड़ा सा। इस सीरीज के खत्म होने का भी इंतजार उन्होंने नहीं किया है और अनसर्टनिटी जो है वो क्रिएट कर दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अराउंड बेसिकली। मुझे एज ए क्रिकेट फैन कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान क्रिकेट में कौन एज ए चेयरमैन आता है, कौन चीफ सिलेक्टर आता है, कौन सीईओ आता है, या जो भी पोस्ट है उनके ऊपर कौन आगे बैठा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एज ए क्रिकेट फैन। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेल रही है। क्योंकि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैन बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो फुर्तियां दिखानी शुरू की हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और शाहिद अफरीदी द सुपरस्टार, हम सबके फेवरेट है, वो अब चीफ सिलेक्टर बन गए हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे उनको बाबर को थोड़ा सा नील डाउन करने के लिए बनाया गया है। और बाबर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि प्लेइंग 11 का ऐलान जब चीफ सिलेक्टर के साथ मीटिंग हो जाएगी तो उसके बाद किया जाएगा। तो यहाँ अम, जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो यही है कि बाबर को थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए शायद एक इतना बड़ा हैवीवेट जो है वो चीफ सिलेक्टर बनाया गया है। लेकिन शायद अफरीदी, वी ऑल नो दैट ही इज एन ऑनेस्ट गाय, और उम्मीद है कि वो जिस तरह ऑनेस्टी के साथ उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली है, इसी तरह ऑनेस्टी के साथ ही वो फैसले भी करेंगे एज ए चीफ सिलेक्टर। हालांकि वो सिर्फ एक ही सीरीज के लिए आए हैं और उन्होंने आते ही 16 की बजाय अब 19 जो प्लेयर हैं वो इस सीरीज के लिए बना दिए गए हैं। तो पहले तो 16 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया था, इसमें तीन, जैसे यासिर भाई आपने बताया कि शाहनवाज दानी, मीर हमजा, जो कि सब पूरा अ, हमारा मीडिया, हमारे फैंस कह रहे थे कि उसके साथ ज्यादती हुई है तो उसको ऐड कर लिया गया है। और उसके साथ साथ साजिद खान जो है उनको भी ऐड कर लिया गया है इस सीरीज के लिए। इससे इस सीरीज के ऊपर बात करने से पहले मैं ना एक और अपडेट आपके सामने रख देता हूँ कि ये स्केजुअल जो है ना इस सीरीज का, उसको भी अपडेट किया गया है थोड़ा सा। क्योंकि ओरिजिनली दूसरा टेस्ट मैच जो है वो मुल्तान में होना था, और अब ये तमाम तर सीरीज, 2 टेस्ट मैचेस और 3 ओडीआईज, ये सारे कराची में खेले जाएंगे बिकॉज ऑफ सम आई थिंक वेदर प्रॉब्लम्स इन इन मुल्तान। और थोड़ी सी डेट्स भी चेंज की गई हैं कि वनडे के जो मैचेस हैं वो एक एक दिन पहले अब शुरू होंगे। जो ओरिजिनल स्क्वाड था उसमें से ये अभी जो आपके सामने है, ये वाला नया वाला स्केजुअल आ गया है, तो इसके ऊपर अब ये सीरीज खेली जाएगी। तो कैसे देख रहे हैं यासिर भाई इस सीरीज को? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, कैप्टन के ऊपर, कोचेस के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर होगा? यार हम लोग जहांगीर भाई इस पे बहुत बात करते आ रहे हैं कुछ दिनों से, और ये स्पेशली जो इतनी ज्यादा मैसिव चेंजेस हुई हैं लास्ट कपल ऑफ डेज के अंदर। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ओवरऑल समझा ये जाता है या परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कंफर्टेबल है। स्पेशली हमें जो 3-0 ड्रबिंग अभी मिली इंग्लैंड से, उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो हमें लगता है कि शायद न्यूजीलैंड एक कंफर्टेबल ऑपोजिशन है
जिसको हमें अपने होम ग्राउंड्स में एटलीस्ट हमें उनको मतलब कंपेटिटिव फाइट देंगे हम लोग। लेकिन अभी मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देख रहा था कि 2011 के बाद से 12 टेस्ट मैचेस हुए हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के, जिसमें से सरप्राइजिंगली पाकिस्तान सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस जीता है और उसके अलावा 7 टेस्ट मैचेस हारा है न्यूजीलैंड से। तो आई मीन दिस इज वेरी अमेजिंग स्टार्ट के एक टीम जिसको आप समझते हैं कि वो शायद हमारे बनी है, आप बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो यू फील कंफर्टेबल कि हमारा नॉकआउट गेम जो है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है। बट आई मीन इट्स एन अमेजिंग स्टार्ट के आप लास्ट 12 मैचेस में से अब 7 मैचेस हारे हुए हो न्यूजीलैंड के साथ। बट हैविंग सेड दैट यार, एवरी डे इज अ न्यू डे और हमें मतलब ऑब्वियसली बात है बाबर पे भी जो प्रेशर आया है स्पेशली जो वाइट वॉश की वजह से इंग्लैंड के, और उसके बाद आपकी बात बिल्कुल सही है कि शायद अफरीदी और अब्दुल रज़ाक और राव इफ्तिखार इतनी जो इन्होंने स्टार स्टडेड इंटरिम सिलेक्शन कमेटी बनाई है, वो बेसिकली उसका पर्पस यही है कि शायद प्लेयर पावर्स को तोड़ना। क्योंकि जिस तरह के हम देख रहे थे कि ट्रेंड्स बन रहे थे ट्विटर के ऊपर, और उसका इमीडिएट रिएक्शन तो आप देख लें कि शाहीन शाह अफरीदी ने तो फौरन रिमूव कर दिया वो ट्वीट अपनी। तो समहाउ आई थिंक ये उसी पर्पस के लिए है। बाकी नोइंग शाहिद अफरीदी, नोइंग लाला, हिज एटीट्यूड, हिज सीरियसनेस, अभी 24 घंटे पहले जब उसको कमेटी में शामिल किया था तो उसने उससे इनकार कर दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है, एंड सडनली इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन कमेटी। तो दैट्स लाला फॉर यू। तो मुझे नहीं लगता कि वो लॉन्ग टर्म पे शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी चाहेंगे। बाकी आई थिंक हम लोग कराची के ऊपर आप जो बताया कि सारी गेम्स उधर हो गई हैं, तो इतना शायद ज्यादा क्राउड आ गया था लास्ट टाइम कराची देखने के लिए मैच कि उन्होंने कहा कि सारा का सारा ही इसको दे देते हैं टूर कराची। अच्छा यार, टीम कॉम्बिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि जिस तरह से 3 प्लेयर्स ऐड किए गए हैं, तो खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक तो जो रिजवान है वो भी रेस्ट करने वाले हैं और सरफराज अहमद पहले टेस्ट मैच में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, अकॉर्डिंग टू द मीडिया आउटलेट्स और जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके मुताबिक। इसी तरह मीर हमजा के ऊपर भी बात हो रही है कि उनको भी शायद पहले टेस्ट मैच में ऐड कर लिया जाएगा। तो आपकी राय क्या है कि क्या टीम कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का होना चाहिए इस पहले टेस्ट मैच के लिए? जहांगीर भाई, आप पहले बैटिंग पे बात कर लें, देन आई आई कैन कमेंट ऑन द बॉलिंग साइड। आपके ख्याल से जो मतलब पाकिस्तान जो है वो किस कॉम्बिनेशन के साथ प्ले करेगा? बैटिंग में तो यार कुछ खास चेंजेस करने को है नहीं, क्योंकि आपकी बैटिंग तो ऑलमोस्ट सेटल ही है। अजहर अली गए हैं तो उनकी जगह के ऊपर शान मसूद आ जाएंगे नंबर 3 के ऊपर। अब ये टीम मैनेजमेंट का फैसला है कि क्या वो अब्दुल्ला शफीक को नंबर 3 के ऊपर एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं या फिर वो शान मसूद को ही नंबर 3 के ऊपर रखते हैं। तो टॉप 3 तो आपके मुझे ऐसा लगता है कि वही रहेंगे। नंबर 4 के ऊपर आपके कैप्टन आएंगे बाबर। उसके बाद 5 के ऊपर साउथ ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई थी इंग्लैंड की सीरीज में, तो उन्होंने अपनी प्लेस सीमेंट कर ली है पाकिस्तान की टेस्ट टीम में। अब नंबर 6 और 7 के ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि रिजवान खेल रहे थे नंबर 6 के ऊपर और अब जो खबरें आ रही है कि सरफराज एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलेंगे। तो फिर मुझे लगता है कि यार आपको ना एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाना चाहिए नंबर 6 के ऊपर। अगर सलमान लियागा को ये टीम मैनेजमेंट समझती है कि वो एज ए बैट्समैन नंबर 6 के ऊपर आके खेल के विद द बैट दे कैन विन गेम्स, देन ही शुड बैट एट नंबर 6, बिकॉज वो पीछे खेलते हुए आए हैं और जितना भी कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया 50s वगैरह वो बनाते आए हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो वो 50s आपको मैचेस नहीं जितवाती है। आपको मैचेस नंबर 6 के ऊपर अगर आपने खेलना है एज ए बैट्समैन तो आपको सेंचुरीज बनाना पड़ेंगी। इसी तरह बाकी की बैटिंग लाइनअप भी जो है हमारी, उन्होंने जो इंग्लैंड की टीम से हम पीछे रहे थे ना थ्रू आउट दैट सीरीज, वो यही था कि हमने अपने स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं किया था इनटू ए बिग सेंचुरी, इनटू ए डबल सेंचुरी फॉर दैट मैटर, क्योंकि बैटिंग ट्रैक्स थे और वहां पे आइडियली आपके बैट्समैन में इतनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो बड़े बड़े रन बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो वही आपके नंबर 6 की तरफ भी मेरा इशारा है। जैसे जैसे शफीक आया करते थे नंबर 6 के ऊपर वो सेंचुरीज बना जाते थे और पाकिस्तान को एक विनिंग पोजीशन में लेके आ जाते थे। तो अगर तो सलमान अली आगा is playing as a batsman, then he should not bat at number 7 or 8. He should bat at number 6. अगर उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो एज ए नंबर 6 बैटर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और मैच विनिंग इनिंग्स खेल सकते हैं, देन आई वुड गो विद कामरान गुलाम, जो कि रेड हार्ट फॉर्म में आ रहे हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान कप। अभी लगातार उन्होंने रन बनाए हैं, सेंचुरी भी बना के आए हैं पिछले मैच में। तो वो नंबर 6 के ऊपर आप उनके साथ जा सकते हैं और नंबर 7 के ऊपर फिर आपका विकेट कीपर बैट्समैन आएगा। दैट इज व्हाट आई फील। जी, आपकी बात मैं एग्री करता हूँ क्योंकि जितनी बॉलिंग जो है वो आगा सलमान कर रहा है तो उतने ओवर्स तो कामरान गुलाम भी आपको दे सकता है। मतलब रिडिकुलसली लास्ट गेम के अंदर सिर्फ 3 ओवर किए हैं उसने आगा सलमान ने। मतलब somebody who's playing as an all-rounder, I mean, I think it's a shame
तो आप आई एग्री विद योर पॉइंट कि मेरे ख्याल से स्पेशलिस्ट के साथ जाना चाहिए और नंबर 6 पे कामरान गुलाम को ही होना चाहिए। तो बाकी बॉलिंग के अंदर भी अब जो 3 नए बॉलर्स ऐड कर दिए गए हैं और मतलब राइटली सो फोकस जो है वो बॉलिंग पे ही इंटरिम सिलेक्शन कमेटी ने डाला है, जिसमें आपने पहले बताया कि मीर हमजा, साजिद खान और शाहनवाज दहानी जो उनको ऐड किया गया है। तो अब इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो मेरे ख्याल में से तो 4 बॉलर जो में से तो अभी तक सिर्फ इब्रार की जगह वही मुझे पक्की नज़र आ रही है। बाकी 3 में तो हम लोग पहले एंटिसिपेट जिस तरह कर रहे थे कि शायद हसन अली और नसीम शाह जो है वो सीमर्स होंगे आपके, और मे बी स्पिनर्स के अंदर शायद आप नुमान अली को खिलाएं। तो अब तो लग रहा है कि शायद बातें ये भी आ रही हैं कि शायद वसीम जूनियर को खिलाया जाएगा या उसके साथ मीर हमजा को खिलाया जाएगा। तो व्हाट्स योर टेक जहांगीर भाई इसके ऊपर? यार बॉलिंग ही हमारा मसला रहा है थ्रू आउट इंग्लैंड सीरीज, क्योंकि हमारे पास ऐसे बॉलर्स थे ही नहीं जो रेड बॉल में अच्छी बॉलिंग कर सके, और हमने T20 के बॉलर्स के साथ ही काम चलाने की कोशिश की। एक बॉलर था मोहम्मद अली जो कि अपनी डेब्यू सीरीज खेल रहा था, और जिस तरह का वो बॉलर है उस तरह की हमारी पिचेस नहीं थी, क्योंकि डोमेस्टिक में हमारी पिचेस डिफरेंट बनती हैं, वहाँ फास्ट बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्प रहती है। तो उन पिचेस के ऊपर वो आउट करके आए थे, लेकिन जो टेस्ट मैचेस की हमारी पिचेस है ना वो टोटली डिफरेंट होती है, हो जाती हैं अगर उनको कंपेयर किया जाए हमारी फर्स्ट क्लास की पिचेस से। तो अब एक्सपीरियंस की तरफ ये वापस गए हैं। हसन अली को जिस तरह से आपने कहा कि स्क्वाड में लेके आए थे, जो कि प्रीवियस सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस किया था, और अब नई वाली सिलेक्शन कमेटी ने शाहनवाज दानी और मीर हमजा को भी ऐड किया है। तो यार मैं तो एक प्योरिस्ट हूँ इन इन सेंस कि मैं उन बॉलर्स के ऊपर बिलीव करता हूँ जो रेड बॉल में बॉलिंग करना जानते हो। रेड बॉल में बॉलिंग करना एक आर्ट है, और वो आर्ट हर एक बॉलर को नहीं आता है, वो हमने देख लिया है कि एक तो आपकी फील्ड जो है ना, बाउंड्री के ऊपर आपकी प्रोटेक्शन नहीं रहती है एज ए फास्ट बॉलर, तो आपको नब्बी तोड़ी बॉलिंग करनी पड़ती है, और वो नैगिंग लेंथ जिसको बोला जाता है ना, जस्ट टॉप ऑफ ऑफ स्टंप, वहां पे आपको बार बार हिट करना होता है और बैट्समैन को सेटअप करके फिर आउट करना पड़ता है। और वो हमारे T20 के बॉलर्स को आर्ट नहीं आता है, क्योंकि वो 4 डे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो मुझे तो मेरे सर के ऊपर स्पेस का हवा बिल्कुल भी सवार नहीं रहता है। मैं तो चाहता हूँ कि जो स्किलफुल बॉलर हैं आपके, जो रेड बॉल में कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ को हिट कर सकते हैं, आप उनको खिलाएं। और वो एक हसन अली है आपके, उनके पास एक्सपीरियंस है, रिवर्स स्विंग के वो मास्टर हैं, वो एक खेल सकते हैं। और दूसरे मैं तो वसीम जूनियर को, नो डिसरिस्पेक्ट टू वसीम जूनियर, ही इज ए ब्रिलियंट व्हाइट बॉल बॉलर स्पेशली T20 का, लेकिन मैं उसको टेस्ट बॉलर नहीं मानता हूँ। तो आई रादर गो विद समबडी लाइक मीर हमजा, क्योंकि अगर उनको लेके आ ही गए हैं वापस, और जिस तरह से खबरें आ भी रही हैं कि वो शायद खेल भी जाएंगे। आई नो जो हमारी वीडियो लोग देखेंगे वो कहेंगे कि मीर हमजा तो सिर्फ नए बॉल के साथ ही इफेक्टिव होता है। तो ऐसी बात मैं नहीं मानता हूँ। जो बॉलर राइट एरियाज को हिट करता रहता है, चाहे वो नया बॉल हो या पुराना हो, वो ही क्रिएट करता है चांसेस, और वही विकेट टेकर बनता है। अवाई तवाई बॉलर आपको टेस्ट मैचेस में ना शादर नाजर ही आके जितवाते हैं, उनका मेथड ही नहीं समझ में आता है कि वो किस तरह की बॉलिंग करेंगे और कैसे बैट्समैन को आउट करेंगे। तो आई वुड रादर गो विद एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके फास्ट बॉलर बेसिकली कंटेनिंग रोल ही प्ले करने वाले हैं इस पिच के ऊपर, क्योंकि आपके स्पिनर ने ही डोमिनेट करना है, उन्होंने ही आपको मैच जितवाना है। तो आप उन बॉलर्स के साथ जाइए जो आपको एज ए कैप्टन कंट्रोल दें, ताकि आपका इब्रार जो एक ट्रम्प कार्ड है थ्रू आउट इंग्लैंड सीरीज और यहाँ पे भी रहने वाला है, तो ताकि उसको कंट्रोल मिले दूसरे एंड के ऊपर, और वो फिर अपने एंड से वो विकेट्स लेकर वो रन देता भी है। अगर दूसरे एंड से रन नहीं पड़ेंगे तो फिर पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में रहेगा, क्योंकि अब्रार इज ए ट्रू विकेट टेकर। तो मैं तो एक्सपीरियंस के साथ जाऊंगा इन फास्ट बॉलिंग, और स्पिनर में अब्रार एज यू सेड ही इज द नंबर वन बॉलर एट द मोमेंट। लेकिन दूसरा जो अब टाई बन रहा है नुमान अली और साजिद खान के ऊपर, साजिद को भी कल से बुला लिया गया था कैंप में, बिकॉज आई थिंक लेफ्ट हैंडर है न्यूजीलैंड की टीम में। तो ये हमारी प्रीवियस सिलेक्शन कमेटी को बाय द वे नहीं पता था कि न्यूजीलैंड की टीम में लेफ्ट हैंडर है काफी ज्यादा, लेकिन सकलैन मुश्ताक ने आई थिंक उनको बुलाया था पहले ही। तो अब टाई है यार, अब नुमान खेले या साजिद खेले इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंडर है ना, तो डे 4 और 5 के ऊपर रफ बनता है लेफ्ट हैंडर के आउटसाइड ऑफ स्टंप, तो वहां से तो लेफ्ट आर्म स्पिनर ही फिर ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन इन दोनों में से जो मर्जी खेल ले यार, आई डोंट रियली थिंक इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। मैं तो बिल्कुल किसी को भी खिला लूंगा यार। व्हाट्स योर टेक? आप बता दीजिए मुझे इन दोनों में से कौन खेलेगा।
जी, बस मेरा तो यही ख़्याल है कि उसको इब्रार को सपोर्ट चाहिए दूसरे एंड से और हमने दोनों को देखा है हमने उससे पहले अनुमान अली की बॉलिंग भी देखी है। साजिद खान जो है, उसने भी पास में पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी मैचेज़ खेले हैं, लेकिन कोई इतनी इम्प्रेसिव परफ़ॉर्मेंस नहीं रही सिवाय 1-2 मैचेज़ के और स्पेशली अगर आप रफ़ की बात जिस तरह आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नुमान अली इज़ अ बेटर सूट ऑन दिस पिचेज़। स्पेशली अगर आपको ये भी पता है कि न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट टीम ने वो बेस बॉल क्रिकेट नहीं खेलनी। तो बेसिकली यू कैन क्रिएट वन एंड प्रेशर ऑन वन एंड बेसिकली नुमान अली की साइड से। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। आई थिंक हमें 2 घंटे में पता लग जाएगा जब टॉस होगा तो टीम अनाउंस उस टाइम पे प्लेइंग 11 मिलेगी, तो विल गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि मैं मैनेजमेंट क्या सोच रही है। जी, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ उस यहाँ पे नसीम शाह को क्योंकि प्रीवियस जो ओरिजिनल स्क्वाड का ऐलान किया गया था उसमें नसीम शाह का नाम था, लेकिन शाहिद अफरीदी ने कहा है कि वो फुली फिट नहीं है। वो नेट में भी बॉलिंग कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि अगर वो फुली फिट नहीं है तो फिर तो उन्हें नहीं खेलना चाहिए। फिर तो बल्कि उनको स्क्वाड में भी नहीं रहना चाहिए और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाएँ और अपना रीहैब जो है वो कंप्लीट करें और वनडे सीरीज़ के लिए अगर वो अवेलेबल हो सकते हैं तो हो जाएँ कि ये अनसर्टेनिटीज़ और ये अजीबो-गरीब तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये हमें कन्फ्यूज़ करती हैं, कि ओरिजिनली जो ऐलान किया गया था उसमें वो थे। उसका ये मतलब है कि वो फिट थे तो तभी थे ना। अब नई सिलेक्शन कमेटी के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं है, तो इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया है। अगर वो फिट हैं एंड इफ ही इज़ रेडी टू प्ले देन ऑब्वियसली आई वुड गो विद हसन अली एंड नसीम शाह। लेकिन क्योंकि शाहिद अफरीदी ने ये बोला है तो उन्हीं के साथ हमें जाना पड़ेगा और फिर इसलिए मैंने मीर हमज़ा का नाम लिया है। तो दैट वन थिंग आई वांटेड टू क्लैरिफाई बिफोर वी मूव ऑन टू न्यूज़ीलैंड। न्यूज़ीलैंड के ऊपर भी हमने बात करनी है क्योंकि उन्हीं के अगेंस्ट हम खेलने वाले हैं। हम उनको इग्नोर कर नहीं कर सकते हैं क्योंकि न्यूज़ीलैंड की जो टीम है ना दे आर एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड टीम। एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है थ्रू आउट देयर बैटिंग लाइनअप, थ्रू आउट देयर बॉलिंग लाइनअप। बॉलिंग में आप ये कह सकते हैं कि उनके ट्रेंट बोल्ट नहीं है, उसके साथ काइल जेमिसन हू कुड हैव बीन वेरी इफेक्टिव ऑन पाकिस्तानी पिचेस। जिस तरह से वो पेस अपने के साथ और बाउंस उनको जो मिलता है और पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर बाउंस खेलना इतना आसान नहीं रहता है बिकॉज ऑफ द स्लोनेस एंड द टू पेस काइंड ऑफ पिचेस। तो वो बिल्कुल पाकिस्तान को एडवांटेज हो सकता है। बैटिंग में यासिर भाई आप क्या समझते हैं कि कौन से उनके ऐसे बैटर्स हैं जो हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं? यू कैन सी द लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। जी, मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले तो न्यूज़ीलैंड जो है उनकी काफ़ी सेटल्ड है जो टॉप ऑर्डर है टॉप 6 बैट्समैन है। सिवाय एक आध स्पॉट के, तो मेरे ख़्याल से वो उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएँगे जिसके साथ वो कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं। उसमें आपका टॉम लेथम और विल यंग जो है वो ओपन कर रहे हैं और फिर 3 और 4 पे डेविन कॉनवॉय और केन विलियमसन आ जाते हैं। फिर हेनरी निकल्स और जो 6 नंबर 6 बैटर का स्लॉट है वो डैरिल मिचर और बेसिकली इसके अंदर ग्लेन फिलिप्स के बीच में टाई है कि वो डिपेंड करता है क्या माइंडसेट के साथ वो खेलना चाहेंगे। लेकिन अदर देन दैट तो उनके काफ़ी सेटल स्क्वाड है और ऑब्वियसली केन विलियमसन इज़ ऑलवेज़ अ वेरी बिग विकेट स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट हो या 50 ओवर लॉन्गर फॉर्मेट में तो केन विलियमसन आई मीन एनी डे आई थिंक इज़ द बेस्ट बैट्समैन इन द साइड। अभी टॉम लेथम जो है उसने भी रिसेंटली काफ़ी स्कोर करके आया है, वो इंग्लैंड के अंदर भी उसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है इवन दो न्यूज़ीलैंड एंडेड अप लूजिंग दैट सीरीज 3-0 टू इंग्लैंड बट टॉम लेथम की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। फिर डेविन कॉनवॉय अगेन आई मीन स्लाइटली न्यू कमर बट आई मीन ही हैज व्हाटएवर ही हैज डन सो फार इट्स अमेजिंग। तो मतलब टॉप 6 के बाद तो आपका उनका विकेट कीपर जो है टॉम ब्लंडल जो भी है वो ही आएगा और उसके बाद बॉलिंग के अंदर इंटरेस्टिंग है कि वो भी इसी मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे जिसमें 2 सीमर्स और 2 स्पिनर्स में। अब सीमर्स में ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि ट्रेंट बोल्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है और काइली जेमिसन जो है अनदर एक्सेप्शनल बॉलर टेस्ट क्रिकेट में वो भी अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन फिर भी दे हैव इनफ रिसोर्सेज इन टिम साउदी एंड नील वैगनर। नील वैगनर जो है एनी डे यार मतलब इज अ वर्क हॉर्स और पिछली सीरीज में भी यूएई में भी उसने में काफी ट्रबल किया था शॉर्ट पिच बॉलिंग के साथ। तो मेरे ख्याल से सीमर्स में ये दोनों खिलाएंगे और स्पिनर में इजाज पटेल एक तो स्पिनर वो डेफिनेटली खेलेंगे और दूसरी टाई होगी सोडी और ब्रेसवेल के बीच में। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास भी चूंकि शुरू में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है तो मे बी दे विल गो विद ब्रेसवेल और स्पेशली उसकी बैटिंग का भी एडवांटेज आ जाता है थोड़ा सा। जी, बिल्कुल, मैं ये एक और कॉम्बिनेशन भी खिला सकते हैं क्योंकि ब्रेसवेल इज़ एन ऑलराउंडर। वो ऑफ स्पिन बॉलिंग तो करते हैं लेकिन वो बैट्समैन भी बड़े अच्छे हैं। तो शायद ये उसको नंबर 6 के ऊपर एज़ अ बैट्समैन खिला के तो अपने 5th बॉलिंग ऑप्शन के तौर के ऊपर भी जा सकते हैं और शायद वो 3 सीमर खिला लें या फिर इस जोड़ी को भी खिला लें और 3 स्पिनर खिला लें।
तो उनके पास रिसोर्सेज जो है ना वो हर एंगल के हैं। लेग लेग स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट यूएई में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने-सामने हुई थी। और पिछली जो उन्होंने सीरीज इंडिया के अगेंस्ट खेली थी उसमें उन्होंने 10 खिलाड़ी आउट कर दिए थे इंडिया के एक इनिंग्स में। तो ही इज अ क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर। बेसिकली वो इनकी बॉलिंग जो है ना, इट इज मच मोर सूटेड टू एशियन कंडीशंस देन इंग्लैंड बॉलिंग, जिसको हम नहीं खेल पाए थे क्योंकि इनके स्पिनर्स की क्वालिटी इंग्लैंड के स्पिनर से ज्यादा बेहतर है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे आप भी सरप्राइज्ड इफ ब्रेसवेल डजंट प्ले, बिकॉज वो एक ऑलराउंडर है, ऑफ स्पिन बॉलर भी है, और हम स्पिनर के अगेंस्ट फंस तो जाते हैं। हालांकि हम सब कॉन्टिनेंट की एक टीम है, लेकिन आजकल इंडिया और पाकिस्तान स्पिनर के आगे लगे हुए हैं। और हमसे बेहतर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज की टीम जो है वो स्पिनर्स को खेलना शुरू हो गई है। बैटिंग में मैं सिर्फ दो प्लेयर मेंशन करूंगा। एक तो टॉम लेथम, स्पेशली बिकॉज उनका इंडिया में रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, स्पिनर्स को बहुत शानदार खेलते हैं, कॉम्पैक्ट खेलते हैं, और स्वीप शॉट उनकी भी बहुत स्ट्रांग है। इंडिया में हमेशा रन वो बनाए जाते हैं। और केन विलियमसन ऑब्वियसली ही स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ। तो ये दो प्लेयर्स जो है ना पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और विल यंग ने भी इंडिया में आई थिंक एक अच्छी इनिंग्स खेली थी जब लास्ट टाइम वो खेले थे। तो अब वो पुरानी बातें नहीं रही हैं कि ये लोग जो है स्पिनर के आगे फंसेंगे। ये स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, और पाकिस्तान को अगर न्यूजीलैंड को हराना है और अगर बाबर आजम ने एज ए कैप्टन कंटिन्यू रहना है तो अपनी ए गेम खेलना पड़ेगी, अग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलना पड़ेगा। और जो फेयरलेस अप्रोच जिसको हम कहते हैं, हालांकि वो इन दिनों लाना मुश्किल होगा कि जितनी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी गई है पाकिस्तान टीम के अराउंड, लेकिन फिर भी आई होप कि पाकिस्तान की जो टीम है वो फेयरलेस अप्रोच के साथ खेलेगी और जीत के लिए जाएगी। क्योंकि इस न्यूजीलैंड की टीम को हराना, जैसे पहले आपने रिकॉर्ड बताया है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली उनको हराया नहीं है इतना ज्यादा टेस्ट मैचेस में स्पेशली, तो ये एक बड़ा टास्क होने वाला है। हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं न्यूजीलैंड की इस टीम को। और दोनों ही टीमें ना बराबर की मुझे लगती हैं ऑन पेपर, और ये एक कांटेदार टेस्ट मैच की सीरीज हो सकती है। इट कुड गो अप टू डे 5, क्योंकि ये दोनों उस टेम्पो के ऊपर तो बैटिंग नहीं करेंगे जैसे इंग्लैंड ने की थी। ये थोड़ा सा कन्वेंशनल क्रिकेट ही दोनों टीमें खेलेंगी, और पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर फिर डे 5 का एक एक्साइटिंग फिनिश हमें दोनों टेस्ट मैचेस में मिल सकता है। तो यासर भाई, इफ यू वुड लाइक टू मेक एनी लास्ट कमेंट एंड देन विल रैप इट अप। जी, अगर थोड़ी-सी यही पॉइंट था कि आउट ऑफ द बॉक्स अगर थिंकिंग की आप जो बात कर रहे थे ना, अगर वो न्यूज़ीलैंड की टीम जो है इंग्लैंड की टीम से थोड़ा-सा अगर वो फीडबैक लेती है, तो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि टॉम लेथम उनकी 50 ओवर क्रिकेट में विकेट कीपिंग करते हैं, तो ही कैन बिकम अ विकेट कीपर बैट्समैन, लेकिन थोड़ा-सा टफ हो जाएगा टॉम लेथम के लिए क्योंकि उसने ओपनिंग भी करनी है। बट अगर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है जिसमें वो एक बैटर या एक बॉलर जो है वो एक्स्ट्रा खिला सकते हैं अगर टॉम लेथन को विकेट कीपिंग करते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। दे एज़ आई सेड अर्लियर कि उनका हर एक चीज़ कवर्ड अप है बेसिकली, दे हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस एंड न्यूज़ीलैंड इज़ अ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट टीम। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और कोशिश करेंगे कि इन बिटवीन दिस टेस्ट मैच या फिर पोस्ट मैच वीडियो आपके लिए लेके आएँगे। देखने वाले जितने भी हमारे भाई हैं, आप हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर भी कर दिया करें, और हमें कमेंट सेक्शन में भी बता दिया करें कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। अगर हम कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।